हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की जो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आफ्टर जो कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के बाद, है ना। और वी शैल ऑल्सो एग्जामिन कैसे इमर्जिंग वर्ल्ड में जो है देर वर द कॉल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू कॉप विद वेरियस न्यू चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ यूएस पावर, कि किस तरह से जो रिकंस्ट्रक्शन जो है इंपॉर्टेंट थी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो नए चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे विद द राइज ऑफ जो यूएस के, और जो पोटेंशियल रिफॉर्म हुए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग केस है कि रिफॉर्म प्रोसेस या इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हम यूएन के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डील करने के लिए, कैसे जब जो वर्ल्ड जो है एक सिंगल सुपर पावर अगर डोमिनेट कर रही है उस वर्ल्ड को, तो क्या क्या चैलेंजेस है। हम इस चैप्टर में क्लोजली बाय आस्किंग इफ यूएन कैन प्ले एनी रोल इन डीलिंग विद वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन पावर, क्या यूएन कोई रोल प्ले करता है जब वर्ल्ड में एक सिंगल पावर डोमिनेट कर रही हो। तो ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्रूशल रोल ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल। अब वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो, इनफेक्टिवनेस जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है ना, यूजुअली रेफर टू एज यूएन। इन लेबनान क्राइसिस जो 2006 में हुआ, बोथ द कार्टून रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ ओपिनियन दैट वुड वी ऑफन हियर अबाउट द यूएन। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो फाइंड आउट कि यूएन इज जनरली रिगार्डेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आज के दुनिया में। in eyes of many people all over the world, it is indispensable and represents the great hope of humanity for peace and process के लिए। why do we need organization like UN? let us hear two insiders। देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं बनाई कि दुनिया को जो है इंसानियत को जो है जन्नत में ले जाएं, लेकिन जहन्नुम से एटलीस्ट बचाने के लिए, ठीक है। यूएन जो सेकंड जनरल सेक्रेटरी थी उसने कहा था, दाग ने, ठीक है। टॉकिंग शॉप, yes, there are lot of speeches and meeting at UN especially during the annual session of General Assembly, but as Churchill put in, jaw is better than war के बहुत सारी स्पीचेस होती हैं डेली यूएन में, बहुत सारे जब यूएन जनरल असेंबली मीट होती है बहुत सारी बातें की जाती हैं एनुअल सेशन में, लेकिन चर्चिल कहता है कि जॉ बेटर है वॉर से, ठीक है। मतलब बोलना बक करना वो ज़्यादा है, मुंह से जो है एक दूसरे से लड़ाई करना वो ज़्यादा बेहतर है लड़ाई से, ठीक है, अगर वॉर से, ठीक है। Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometime with their words rather than bore holes into each other's battlefield? शशि थरूर ने कहा कि शशि थरूर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग जो है एक जगह मिलकर जो है एक दूसरे को अपनी बातों से बोर करें, ना कि किसी दूसरे को जो है बैटल फील्ड में एक दूसरे को सुराख कर दें ना, मतलब गोलियां मार के। जो फॉर्मर यूएन अंडर सेक्रेटरी भी थे, है ना, जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। द टू कोट्स सजेस्ट, ये ऊपर वाले कोट्स कैसे कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट आंसर टू एवरीथिंग बट दे आर इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का यहाँ जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जब मैटर हो वॉर का या पीस का, शांति का या फिर लड़ाई का, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हेल्प करती है कंट्रीज़ को कोऑपरेट करने के लिए, एक बेटर लिविंग कंडीशंस जो है अचीव करने के लिए सबके लिए। कंट्रीज़ की कन्फ्लिक्ट होंगे, डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट डज नॉट नेसेसरी मीन दे मस्ट गो टू वॉर डील विद देयर। इन डिफरेंसेस को जो है, इन डिफरेंसेस पे आप लड़ाई नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। दे कैन, वो उसकी जगह डिस्कस कर सकते, कंटिशियस इश्यूज पे बात कर सकते, पीसफुल सोल्यूशन ढूंढ सकते। इंडीड इवन थ्रू देर इज रेयरली नोटिस के मोर कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेज आर रिजोल्व विदाउट गोइंग इन वार। ज़्यादातर जो है हमने नोटिस किया कि कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजोल्व किए जाते हैं बातचीत के, ना कि ओपन जंग कर दो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई सुपर स्टेट नहीं है कि अथॉरिटी होगी उसकी सब मेंबर्स पे, सब अपनी अपनी जगह रिस्पॉन्ड करेंगे कि इट इज़ क्रिएटेड एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स। ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इट कम इनटू बीइंग के जब स्टेट्स एग्री करेंगे उसकी क्रिएशन पे, वंस क्रिएटेड, जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिएट हो जाएंगी ना, तो क्या होगा, इट हेल्प्स मेंबर स्टेट टू रिजोल्व देयर प्रॉब्लम्स। जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसीज करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रेगुलेट करती है और एक्ट करती है एज ए इंटरनेशनल लेवल पे।
IMF के 190 से ज़्यादा मेंबर्स हैं एज ऑफ 2024, लेकिन वो सभी इक्वल से इंजॉय नहीं करते। जो G7 मेंबर्स हैं, जैसे US 16% उसका शेयर होल्डर है, जापान 6%, जर्मनी 5.5%, फ्रांस 4%, UK 4%, इटली 3% और कनाडा 2.2%। इनको मिला के 41% जो शेयर है IMF में वो किसका है? इनका शेयर जो G7 7 कंट्रीज है। तो वो जो चाइना के पास 6% शेयर, इंडिया के पास 2, और रशिया के पास 2 है, ब्राज़ील के पास 2 है, RBI के पास 2 है, ये भी कुछ अदर मेजर इंपॉर्टेंट मेंबर्स। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसके बारे में बड़ी डिटेल से हम आगे करेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ एक्चुअली, जिसमें हम लोग जो है वेरियस जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में सारा डिटेल वाइज आए हर एक लेक्चर करेंगे, स्पेसिफिकली 10-15 मिनट की वीडियो में उसके बारे में क्लियर डिस्कस करेंगे। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल हैं बहुत सारी वेज में नेशंस के। यूजुअली समटाइम्स दे वो अब एक साथ आके कुछ चैलेंजेस और इशू पे बात करते हैं, वो इकट्ठे मिल के उन पे काम करते हैं। वो डिजीज़ के टाइम पे फॉर एग्जांपल जब डिजीज़ एरिडिकेट करनी होती है किसी दुनिया से, तो वर्ल्ड पूरा कोऑपरेट करता है, वैक्सीनेट करता है पॉपुलेशंस को। ग्लोबल वार्मिंग पे एफर्ट्स पे, टेम्परेचर राइज पे, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर, सबमर्जेंस जो हो रहा है कोस्टल एरियाज़ पे, ये सारी जो बड़ी सिटीज़ हैं इन सब पे जो है कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है, एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ कॉपरेशन और एक्चुअली कॉपरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि कॉपरेट करना चाहिए और करना कॉपरेट, ये दो अलग चीज़ें। नेशन कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ यहाँ नीड है हमें कॉपरेट करने के लिए, लेकिन हमेशा वो एग्री नहीं करते कि कैसे इसको करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कॉपरेटिंग कौन शेयर करेगा, तो ये जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, हेल्प प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ हाउ टू कोऑपरेट। और फिर यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम आती हैं। दो कंट्री कोऑपरेट तो करना चाहती हैं, लेकिन कैसे करें, कौन फाइनेंशियल, तभी UN जैसी चीज़ें बीच में आती हैं कि हम लोग आपका एग्रीमेंट करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कैसे आपको कोई कॉन्फिडेंस दैट कॉस्ट विल शेयर प्रॉपर्टीज। तो इन चीज़ों की जो है कैसे इवॉल्व हुआ है ये फाउंडेशन ऑफ UN, देखो कैसे एवोल्यूशन ऑफ UN हुआ है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो साइन हुई 1941 में अटलांटिक चार्टर US के द्वारा, प्रेसिडेंट जो है फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ने और ब्रिटिश PM विंस्टन चर्चिल के द्वारा। 1942 में जनवरी में क्या हुआ, 26 जो अलाइड नेशंस थे जो फाइट कर रहे थे एक्सिस पावर के अगेंस्ट, वो वॉशिंगटन DC में मिले US में। उन्होंने सपोर्ट किया इस अटलांटिक चार्टर को और साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। 1942 जनवरी हो गया। अब 1943 दिसंबर तेहरान कॉन्फ्रेंस हुआ, डिक्लेयर किया गया 3 पावर्स के द्वारा, US, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ 3 पावर्स। अब 1945 में फरवरी में याल्टा कॉन्फ्रेंस में 3 बिग पावर्स ने, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैलिन ने ये डिसाइड किया कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और प्रपोज करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में। अप्रैल मई में 1945 के ही क्या किया गया कि 2 मंथ लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। फिर 26 जून 1945 में ही साइन हुआ यूनाइटेड नेशन चार्टर। कितने नेशन के द्वारा, 50 नेशंस के द्वारा। पोलैंड ने साइन किया अक्टूबर 15 को। सो द UN हैज़ 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर। कितने, 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर थे, याद रखना। और UN फाउंड हुआ 1945 अक्टूबर 24 को और सेलिब्रेटेड किया जाता है 24 अक्टूबर एज ए UN डे। इंडिया ने UN ज्वाइन किया 1945 में अक्टूबर 30 को। ठीक है, इस तरीके से UN का इवॉल्व हुआ। UN जो है एक सक्सेसर है, एक सक्सेसर लीग, जो लीग ऑफ नेशंस था इससे पहले एस्टैब्लिश हुआ इमीडिएट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। एक पीस के नज़रिए से इसको देखा गया। UN नेशंस प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखो कौन कौन से हैं। एक तो जनरल असेंबली है जहाँ सारे 193 मेंबर्स हैं। एक सिक्योरिटी काउंसिल है जहाँ 15 मेंबर से 5 परमानेंट मेंबर से, जिसमें कौन सा है, चाइना, USA, UK, फ्रांस और क्या है बताओ, रशिया। ठीक है, दीज आर द 5 मेंबर्स, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और बाकी जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं कितने, 10, जो 2 ईयर्स की जो है ड्यूरेशन पे जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, और जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है सब पे, जो सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन है। यहाँ अगर एक भी बंदा वीटो कर देगा तो वो डिसीजन जो है नहीं पास होगा। ईच जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर्स होती।
ठीक है। सेक्रेटरीट है इसका अपना, जहाँ जहाँ स्टाफ जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसको सेक्रेटरी जनरल हेड करता है, ठीक है, जनरल असेंबली से जो रिकमेंड होकर पास होता है। 5 ईयर का टेन्यूर रिन्यू किया जाता है यहीं पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका ही पार्ट है, जहाँ 15 मेंबर की जजेस होते हैं जो इंटरनेशनल लॉज है जो उनके रिलेटेड जो क्राइम्स है। ट्रस्टी काउंसिलशिप है जो सस्पेंडेड ऑन नवंबर 1944 विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पेरू, द लास्ट यूएन ट्रस्टी टेरिटरी। कुछ ट्रस्टी टेरिटरीज थी जो कॉलोनी के बाद जो है इनके अंडर थी, वो अब सस्पेंड हो चुकी है 1994 के बाद। ओके। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी है, मेंबर स्टेट इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली से, है ना, 3 ईयर्स के टर्म के लिए। 54 सीट्स हैं तो जो जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेटेड है, बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी सब्सिडरी बॉडीज़ भी हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यूएन जो कंसिस्ट करता है बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर और एजेंसीज के, वॉर और पीस और डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट और डिस्कस करता है जनरल असेंबली में, एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिस्कशन होती है। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी डेल्ट किया जाता है। एजेंसी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या ह्यूमन राइट कमीशन है, या रेफ्यूजी का है, ह्यूमन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ये सब इसके जो है ना लिंक्ड सब्सिडरी जो है एजेंसीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती हैं वेरियस इश्यूज़ के लिए, ठीक है। एज ऑफ 2011 193 मेंबर्स हैं किसमें, यूएस के मेंबर स्टेट्स में, ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद क्या रिफॉर्म आया, देखो रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट जो है ना फंडामेंटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट को सर्व करने के लिए, उसमें यूएन भी कोई एक्सेप्शन है। रिसेंट ईयर में डिमांड हुआ है कि रिफॉर्म की जाए वर्ल्ड बॉडी में यूएन में। होएवर देयर इज बीन लिटिल क्लियरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म। 2 बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म जो फेस किए यूएन ने, कि रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, द रिव्यू ऑफ इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्री किया कि बोथ द एस्पेक्ट को रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी। वाई दे कैन नॉट रिफॉर्म ऑन द प्रिसाइजली वट इज डन एंड हाउ इट इज डन एंड वट इट टू बी डन ऑन रिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। एक बिगेस्ट डिस्कशन ये थी कि फंक्शन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ 5 जो है मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 सुपर पावर मेंबर, इनको जो है इसको क्या किया जाए, इसको एक्सपैंड किया जाए। लोग कह रहे थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो बेटर रिफ्लेक्ट करेंगे उसके स्ट्रक्चर को अगर इसको जो है और एक्सपेंशन किया जाए। इन पर्टिकुलरली प्रपोजल ये भी था कि मेंबरशिप जो है एशिया की, अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की इंक्रीज़ किया जाए। बियॉन्ड दिस कि यूएस और अदर जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो इंप्रूवमेंट कर रहे थे कि यूएन के बजटरी प्रोसेस में भी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंप्रूवमेंट चाहते थे। बाकी जो कंट्रीज है वो जो है अपना अपना सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा चाह रहे थे। ऑन द इशू गिवन ग्रेट प्रायोरिटी टू ब्रॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन। कुछ कंट्री जो सम कंट्री एंड एक्सपर्ट्स वांट के ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रेटर रोल और इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए पीस और सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी मिशंस में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे आर नॉट डूइंग वट हैज़ टू बी डन। ओके, हेल्थ रिलेटेड या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कंट्रोल है, इन चीज़ों पे जो है ग्रेटर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूएन जो है ना, यूएन एस्टेब्लिश हुआ 1945 में, इमीडिएटली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन वाज इट्स एज द वे इट फंक्शन रिफ्लेक्ट के रियलिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन कोल्ड वॉर की रियलिटी एक डिफरेंट थी। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया, रिलेशनशिप जो बिटवीन रशिया जो सक्सेसर स्टेट थी सोवियत यूनियन की और यूएस की वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होने लगी। चाइना एक फास्ट एमर्जिंग एक ग्रेट पावर बनती जा रही थी, इंडिया ऑल्सो ग्रो कर रही थी रैपिडली। तो इकोनॉमीज जो एशिया की थी वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड वे रेट से इंक्रीज हो रही थी। तो वो सिचुएशन थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी, है ना, और जो आज है वो कंप्लीटली डिफरेंट थी जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद हुआ। तो बहुत सारी कंट्रीज ने वो ज्वाइन किया यूएन एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोवियत यूनियन, फॉर्म्ड कम्युनिस्ट स्टेट जो ईस्टर्न यूरोप से जो अलग हुई थी। मैंने अपने प्रीवियस चैनल में तो होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस जो कन्फ्रंट किए न्यू वर्ल्ड में। कहीं जेनोसाइड हो रहे हैं, कहीं सिविल वॉर हो रही है, कहीं एथनिक कन्फ्लिक्ट्स थी, है ना। वो ओपन वॉर नहीं था, टेररिज्म था, जो न्यूक्लियर प्लूरिफिकेशन हो रहा था पूरी दुनिया में, क्लाइमेट चेंज के, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और एपेंडेमिक के जैसे इशूज़ थे। तो इस सिचुएशन में 1989 में एज द कोल्ड वार वाज एंडिंग, तो क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वाज कि यूएन इज डूइंग इनफ, क्या यूएन उतना काम कर रही है, क्या इक्विप्ड है ये करने में वो सारी रिक्वायरमेंट जो करना चाहिए। तो रिफॉर्म्स नेसेसरी थे इन सारी चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। फॉर द पास्ट डेकेड एंड हाफ जो मेंबर स्टेट्स थी वो ट्राई टू फाइंड करे थे एक सेटिस्फैक्टरी और प्रैक्टिकल आंसर इन क्वेश्चंस का। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अब क्या रिफॉर्म्स चाहिए थी, 3 चीज़ें थी। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी। जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ थी, जहां मल्टीपल मेंबर्स जो थे और कुछ चुनिंदा मेंबर्स के पास एक्सेसिव पावर्स थी,
इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को डोमिनेट कर रही थी। एशियन और अफ्रीकन्स जो है कंप्लीटली निगलेक्ट हो रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये लैक करती है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक भी जो है इंसान जो है एक भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेड नहीं है, एक फुल मेंबर, परमानेंट मेंबर। वहीं एशिया में देखो, इंडिया विद दैट पॉपुलेशन एंड दैट मच इकोनॉमी एंड विद दैट मच टेरिटरी इन देयर हैंड, दे डोंट हैव ए सीट इन द परमानेंट जो है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो इस इन ग्रोइंग डिमांड में जो है जनवरी 97 में जो यूनाइटेड से यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी थी कोफी अन्नान ने इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इन हाउ यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड। कैसे यूएन को रिफॉर्म किया जा सकता, हाउ फार इंस्टेंट शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर शुड बी चोजन, कैसे चोज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया कि मेजर इकोनॉमिक पावर होने चाहिए, मिलिट्री पावर होने चाहिए, जिसके पास सब्सिक्वेंटली जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूएन बजट में। एक बड़ा नेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ए नेशन दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ जोग्राफी, इकोनॉमिक और सिस्टम। कुछ ये क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए, इस क्राइटेरिया में आप चूज कर सकते हो क्या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, ठीक है। उसमें बहुत सारे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है यूएन के, आप देख सकते हो। इंडिया का है, देखो ये यूएस है, चाइना है, यूके, फ्रांस, रशिया, समझे, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, जापान, जर्मनी। तो इस तरीके से जो है ये बजटरी जो कंट्रीब्यूशन है जो वेरियस कंट्रीज़ करती है। इंडिया इज एट इन 21 है, ठीक है। क्लियरली जो ये करेक्टेरिया थे वह कुछ वैलिडिटी थी और गवर्नमेंट सा एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया, कहीं में डिसएडवांटेजेस भी दिख रहा था डिपेंडिंग अपॉन इनके इंटरेस्ट के, है ना। तो ये चीज़ें जो थी, लेकिन कहीं पे किसी कंट्री को अच्छा लिख रहा था, कहीं को फर्दर जो जैसे मैटर ऑफ जब रिप्रेजेंटेशन को भी सॉल्व करना था, क्या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जोग्राफिकल टर्म्स ऑफ मीन्स में, क्या एक सीट एशिया को मिलनी चाहिए, एक अफ्रीका को, एक लैटिन अमेरिका को, एक कैरिबियन को, है ना। शुड क्या रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाई रीजन और सब रीजन रादर देन कॉन्टिनेंट, क्या कॉन्टिनेंट के अलावा रीजन या सब रीजन। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, क्यों, वाई नॉट बी बाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ना हो, क्यों जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स पे हो, ठीक है। क्या टू बी मेंबर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड्स के मेंबर होने चाहिए। इवन देयर वाज डिफिकल्टी कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड था वहाँ बहुत सारी कंट्रीज थी जो बहुत सारी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट पे थी। कल्चर के बारे में क्या, व्हाट शुड डिफरेंट कल्चर्स या सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इससे एक बैलेंस वे में। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन और कल्चर गिवन के नेशंस हैव मेनी डिफरेंट कल्चरल स्ट्रीम ऑन देयर बॉर्डर्स। जबकि कैसे कल्चरल डिफरेंसेस पे चेंज करोगे, जबकि एक रीजन में ही डिफरेंट कल्चर्स वेर प्रोवाइडेड, एक कंट्री के अंदर ही। तो एक रिलेटिवली इशू वाज टू चेंज ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर, कि जो दैट द वीटो पावर जो है 5 मेंबर्स के पास है उसको अबॉलिश कर दो। एक क्वेश्चन ये भी आया, मेनी परसीव के वीटो जो है वही है कन्फ्लिक्ट, वही जो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जो स्वर्गन इक्वालिटी है यूएन में थ्रू आउट, दैट वीटो वाज नो लॉन्गर राइट टू बी रेलेवेंट। जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे यूएन बना है तो वीटो की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो इक्विटी और इक्वालिटी की बात की जाती है यूएन में, वो तो वीटो पूरी तरह से छीन लेता है। तो जो वीटो पावर्स है जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है ना, उसको हटा देना चाहिए। चार्टर ने जो दिया हुआ है परमानेंट मेंबर्स को जो प्रिविलेजेस और पोजीशन जो स्टेबिलिटी के लिए वर्ल्ड में आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो मेन प्रिविलेजेस है 5 मेंबर्स की और परमानेंसी है जो वीटो पावर की, यही कहीं ना कहीं क्या बन रहा था, एक अड़चन बन रही थी। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो सिर्फ 2 ईयर्स के लिए टाइम के लिए सेलेक्ट होते हैं, 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 2 ईयर्स के लिए, है ना। और वो जो इलेक्ट होते हैं न्यूली इलेक्ट मेंबर्स आते हैं फिर, और कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ, और कंट्री को इलेक्ट भी नहीं किया जा सकता इमीडिएटली आफ्टर जो 2 साल का ईयर का इलेक्ट होने के बाद। तो सो द रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल कंट्री का मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या था, नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये एक कंट्रोवर्शियल इशू था। अब यूज ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर अप टू 2018 में देखो 135 टाइम यूएसएसआर ने वीटो पावर किया, 18 बार फ्रांस ने, 11 बार चाइना ने, यूके ने 32, 84 टाइम किसने, यूएसए ने। तो क्या है, डिसीजन मेकिंग में अड़चन आ रही है कि नहीं, सिंगल पर्सन वीटो कर देगा तो बात खत्म, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम्स वेर ऑलवेज हाई थी। अब देखो जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन,
यूएन की क्या क्या जरूरत है, क्रिएशन ऑफ पीस कीपिंग कमीशन बना सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में इन केस जैसे जब नेशनल गवर्नमेंट फेल हो जाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम को और एट्रोसिटी होने लगे, उनके सिटीजन पे जुल्म होने लगे, तो ये क्या है, ये इंटरफेयर कर सकता है। एस्टैब्लिश कर सकता है ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, एग्रीमेंट टू अचीव मिलीनियल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड है ना, एग्रीमेंट इन विंड अप ट्रस्टी काउंसिल। It is not hard to see that there are equally contention issues of UN. Why should a peacekeeping commission do? There are any other number of conflicts all over the world. Which one should it intervene? It is possible even desire for intervene. Issues बहुत सारे हैं। Peacekeeping forces को कितनी जगह भेजा गया है और कभी कभी बहुत ज़्यादा जो क्या हुआ है इनकी वजह से इश्यूज भी आए। दे आर एक्चुअली वो जो होती है ना नेशन की स्वर्गनिटी, कहीं ना कहीं वो भी वायलेट करे। इंडिया और उसके रिफॉर्म, इंडिया चाहता है कि यूएन में इंडिया जो है सपोर्ट करता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूएस सर्वल ग्राउंड्स पे। ये बिलीव करता है कि स्ट्रेंथ और रिविटलाइजेशन यूएन का जो डिज़ायरेबल है इस चेंजिंग वर्ल्ड में। इंडिया सपोर्ट करता है रोल जो यूएन का जो प्रमोट कर रहा है डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इंडिया बिलीव करता है कि डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू यूएन का एजेंडा होना चाहिए, यूएन का सेंट्रल एजेंडा होना चाहिए और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने का एक प्री कंडीशन होनी चाहिए। इंडिया को एक और मेजर जो कंसर्न है वो कंपोजिशन जो सिक्योरिटी काउंसिल का वही है ना, वो रिमेन लार्जली कि ये जो है जो दैट इट इज़ हार्म द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इट आर्ग्यू दैट एक्सपैंड करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, जहाँ मोर रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलनी चाहिए, ग्रेटर सपोर्ट ताकि प्रोवाइड कर सके वर्ल्ड इकोनॉमी को। हमें वी शुड कीप इन माइंड के जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 in 1996, बट देर वाज नो चेंज इन द परमानेंट। कि नॉन परमानेंट मेंबर को तो 11 से 15 कर दिया 1965 में, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं वहाँ तो कोई चेंज नहीं लाया गया ना। यूएन जनरल असेंबली में भी बहुत बार डेवलप कंट्रीज़ ने, इंडिया ने भी ये आर्ग्यू किया है कि डिसीजन मेकिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत तरह अफेक्ट करता है। तो इंडिया हमेशा सपोर्ट किया है कि इंक्रीज़ करना चाहिए बोथ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में है। जो सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का जो है एक्शन वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल सपोर्ट भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। एनी प्लान जो रिकंस्ट्रक्शन का है सिक्योरिटी काउंसिल में शुड देयर फॉर बी ब्रॉड बेस्ड। फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटी काउंसिल है शुड हैव मोर डेवलपिंग, जितनी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होंगी उतनी ज़्यादा वर्ल्ड की ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नॉट सरप्राइजिंगली इंडिया जो इटसेल्फ ऑल्सो विशेज टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड यूएन। इंडिया खुद चाहता है क्योंकि वो एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड वर्चुअली सारे इनिशिएटिव्स में यूएन के, तो इंडिया ऑल्सो डिजर्व टू बी इन द यूएन ना। तो यूएन इज़ ए यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएन एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहा है जहाँ यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल विद डिसअपेरेंस, जो सोवियत यूनियन के डिसअपेरेंस के बाद जो यूएस का स्टैंड है कि ओनली सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री इकोनॉमिक पावर कई बार इग्नोर करती है यूएस के बहुत सारे डिसीजंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस को। कभी कभी फोर्सफुली अप्लाई करता है डिसीजन। सेकेंडली जो यूएन है ना, यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस जो है बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल है। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन को। US has the unmatched financial power. The fact that UN is physically located within US territory, Washington, additional sources influence. So UN also have many nationals in the UN bureaucracy. In addition, जो वीटो पावर है UN के पास सिक्योरिटी काउंसिल में, वो अपने इंटरेस्ट किसी भी हाल पे प्रोटेक्ट करता है UN, ठीक है ना। तो US can and does use the power split the rest of world and the reduce the opposition to policies. तो यूएन इज़ नॉट देयर फॉर ए ग्रेट बैलेंस ऑफ यूएस। यूएन अगर हम सोचें कि यूएन बैलेंस कर पाएगा यूएस को, देन इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज वी लिव इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड वे मानो ना मानो यूएस एक डोमिनेटेड प्लेयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। जो यूएस लीडर है, इन स्पाइट ऑफ उनके फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म यूएन के, डू सी द ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विंग पर्पज जो ब्रिंग टुगेदर जो 190 कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आते हैं, जहाँ वो अपने हिसाब से एक्ट करने की कोशिश करता है पावरफुल। तो यूएन एक एरिना प्रोवाइड करता है पॉसिबली जो यूएस की जो एटीट्यूड और पॉलिसीज को मॉडिफाई कर सकता है, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड रेयरली यूनाइट अगेंस्ट वाशिंगटन एंड वाइल इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैलेंस यूएस पावर। ये इम्पॉसिबल है बैलेंस करना यूएस की पावर्स को। डज प्रोवाइड ए स्पेस जहाँ पे हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं यूएस के एटीट्यूड और पॉलिसीज़ के सामने, जहाँ क्रिटिसाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ या कंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। है यूएन में बहुत सारे फ्लॉज हैं, ये मानने की बात है, देयर आर मेनी उसमें है, लेकिन इसके बिना दुनिया और ख़राब भी हो सकती है। यहाँ एटलीस्ट ऑल द मेंबर्स कम टुगेदर, दे क्रिटिसाइज, दे मेक, कहीं वो फैसले लेते हैं, कहीं नहीं लेते हैं, कहीं पे उनका कंसेंसस बिल्ड होता है, कहीं नहीं होता है, बट एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म तो है ना जहाँ पे एक डिस्कशंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही हैं सोशल, कल्चरल या इन्वायरमेंटल फील्ड्स पे, तो ये सारी कंट्रीज जो एक फंडिंग तो पूल कर रही है ना, एक टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, चाहे उससे हम 100% ना सही 90 ना सही 70 ना कुछ 30% काम तो करवा रहे हैं ना, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये 30% काम भी तो नहीं होगा पूरी दुनिया में। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ जो ग्रोइंग कनेक्शन और लिंक्स जो सोसाइटीज़ के साथ और नए नए इश्यूज जो इमर्ज हो रहे हैं, जो इंटरडिपेंडेंस हमारी एक दूसरे पे हो रही है, जो 7 बिलियन लोग जो एक साथ रह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो टेक्नोलॉजी प्रॉमिस की जा रही है कि जो प्लानेटरी इंडिपेंडेंस है, ये सारी इंपॉर्टेंट है यूएन के लिए। पीपल जो है और गवर्नमेंट जो है उसको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए यूएन को और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि सबके और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट जो हैं प्रोटेक्टेड रहें और ब्रॉडली। ठीक है, तो यूएन अगर हम नेट शेल में देखें तो ये इसमें नो डाउट देर आर टन्स ऑफ फ्लॉज इन यूएन, बट विदाउट इट देर हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव तो नहीं है। ठीक है, एक चीज़ है कि इसमें रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कहाँ, सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, या फिर जो वीटो पावर है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो है एक डेमोक्रेटिकली इक्वल फुटिंग पे हम लोग रहें। ये नहीं कि 5 जो जिनके पास सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स है वो हमेशा जो है यूनाइटेड नेशंस को डोमिनेट करते रहे। उससे क्या होगा कि जो बाकी 195 100 200 कंट्रीज़ हैं उनकी सेइंग जो है यूनाइटेड नेशन में जो है मिनिमम हो जाती है। तो इट इज़ नॉट द बेसिक प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का उसका वोलेशन है। ओके, इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।